1,40,000 से ज्यादा लोग सिंध में सैलाबों की वजह से अपने घरों से दूर रहने पर मजबूर हैं। वो टेंट में रात गुजारते हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और वाटर बॉर्न डिजीजेस की वजह से बच्चे और बूढ़े आए दिन मरते जा रहे हैं। वो ऐसे हार्श कंडीशंस में वक्त गुजार रहे हैं जो मेरे और आपके लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल तक फूड इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा सिवियर हो जाएगी, क्योंकि इस साल ऑलमोस्ट 5 लाख एकड़ ज़मीन सिंध में फ्लड्स में डूब गई थी। ये सिर्फ सिंध का हाल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही। 2022 के मैसिव फ्लडिंग ने पाकिस्तान के लाइवलीहुड और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बैडली डैमेज किया था। उस साल पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट $40 बिलियन का नुकसान हुआ था। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए थे, उनके घर टूट गए थे और वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहने पर मजबूर थे। हमारे इन क्लाइमेट इफेक्टेड सिटीजन्स की किस्मत का फैसला उन आलमी लीडर्स के हाथों में है जो 11 नवंबर से 22 नवंबर तक बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लाइबा दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम COP29 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि COP है क्या, इसके इनिशियल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये क्यों बना। उसके बाद हम स्पेसिफिकली COP29 के एजेंडास को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान भी इस समिट को ज्वाइन कर रहा है, तो हाउ कुड दिस बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान, वी लुक इनटू ऑल दैट। सो COP बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये पार्टी स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों हो सकती है। 1992 में यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनी थी। ये पार्टीज इसी कन्वेंशन की सिग्नेटरीज हैं। दे मीट एनुअली एंड दे डिस्कस स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहला COP 1995 में हुआ था। लास्ट ईयर COP28 was hosted by UAE. This year it is hosted by Azerbaijan. And coming year COP30 would be hosted by Brazil, which is of great importance क्योंकि UNFCCC का पहला एग्रीमेंट भी ब्राज़ील में ही साइन हुआ था। तो सबसे पहला मोटिव जो COP का है वो ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी प्राइवेट पार्टीज हैं वो एनुअली पीरियोडिकली मीटिंग किया करेंगी, जिसमें वो लोग स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज डिस्कस करेंगे जो क्लाइमेट चेंज टैकल करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा क्योंकि हर दिन न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, इसीलिए ये स्टेट्स जब हर साल मिलेंगी उसमें ये लोग अपने नॉलेज को अपडेट करेंगी, अपने स्ट्रैटेजीज को अपडेट करेंगी, ताकि जो बिल्कुल रिसेंटली और एडवांस डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनके साथ वो अपनी पॉलिसीज को मीट अप कर सकें। इसके अलावा एक एम ये भी है कि जो स्टेट है और प्राइवेट पार्टीज हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटपुट मिल सके। एक जो सबसे बड़ा एम एंड ऑब्जेक्टिव है COP का, वो है क्लाइमेट पीस। इसका मतलब ये कि जितने भी स्टेट्स के बीच में हॉस्टालिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान और US एंड चाइना, जब वो इस तरह की मीटिंग्स को अटेंड करेंगे और क्लाइमेट चेंज एक कॉमन एजेंडा के बेसिस पे दोनों के बीच में उस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करेगा। Now, for example, India and Pakistan are two conflicting states. They are having hostile environment. तो दोनों जब इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और since both are vulnerable to climate change, both are badly affected by climate change, so due to the harmony of interest, their other conflicts would get minimized. वो diminish होते जाएंगे। अब आते हैं COP29 की तरफ। इसका जो एक मेजर थीम है दैट इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग। Other than implementation of Paris Climate Accord and discussing the impacts of climate change, climate finance पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस COP में। क्लाइमेट फाइनेंस से मुराद ये है कि जितने भी डेवलप स्टेट्स हैं जो ऑलमोस्ट 40% ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जितने भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं और जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, जो इसके इम्पैक्ट्स फेस कर रहे हैं, उनको फंड्स दिए जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, ऑलमोस्ट $9 trillion आर रिक्वायर्ड फॉर द अडेप्टेटिव एंड द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
तो इस कॉप में इसको बाकू फाइनेंस भी कहा जा रहा है, इसको कॉप फाइनेंस भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका मेजर थीम ही क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। इसमें जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे ग्लोबल फंडिंग प्लान्स फॉर द मिटिगेशन एंड फॉर द अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ पाकिस्तान को अगर हम देखें, सो पाकिस्तान इज ऑल्सो अटेंडिंग दिस मीटिंग। नवाज शरीफ ने भी समिट को कल अटेंड किया, जिसमें उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। इसमें उन्होंने कुछ की इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि जितने भी डेवलप नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस को लोन दे देते हैं, तो उससे उनका डेट ट्रैप बढ़ता जाता है और वो कुछ फ़ायदा करता नहीं है। इसीलिए उन्होंने इन स्टेट्स को अर्ज किया कि वो नॉन डेट फाइनेंसिंग सोल्यूशन निकालें। उसके अलावा इन्होंने उनसे डिमांड किया कि ऑलमोस्ट 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड है डेवलपिंग स्टेट्स को अपने NDCs इम्प्लीमेंट करने के। पाकिस्तान ने द लिविंग इंडस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, द रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके अलावा उन्होंने नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी लॉन्च की, लेकिन इस सब के लिए पाकिस्तान के पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 343 बिलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर सके। तो अब कॉप के प्लेटफॉर्म से शहबाज शरीफ ने और बाकी जितने भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने डेवलप स्टेट्स से ये डिमांड्स की हैं, ये उनको अर्ज किया है कि वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेश आए, वो भी कंट्रीब्यूट करें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। or because they are massively emitting greenhouse gases, therefore they should be now financing the developing states which are vulnerable to climate change. समिट के सक्सेस या फेलियर की बात की जाए तो सबसे पहले क्वेश्चंस उठ रहे हैं होस्ट कंट्री पे, जो 90% प्रोड्यूसर है हाइड्रोकार्बन्स की, और वो ऑयल एक्सपोर्टर है। अभी रिसेंटली एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें अज़रबैजान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है COP29 का, वो डील करते हुए नज़र आया फॉसिल फ्यूल्स की। तो इसीलिए ये समझा जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए है। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ग्लोबल क्राइसिस, they are not concerned about the human insecurity. They only want to make their deals done, and they are only concerned about their finances. उसके अलावा जितने भी डेवलप स्टेट्स हैं, जितने भी की इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि चाइना हो गया, US हो गया, जर्मनी, फ्रांस, उनके लीडर्स इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। जो बाइडेन इज नॉट अटेंडिंग दिस मीटिंग, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, they all are not attending this meeting. So the states which are required to be contributing, उनके लीडर्स ही इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो बाकी स्टेट्स के लिए इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा ट्रम्प री इलेक्ट हो गए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और ही इज़ वेरी इरेशनल अबाउट क्लाइमेट चेंज। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ही इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन। उसने लास्ट टाइम भी पीस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया था, और इसीलिए उसकी इरेशनैलिटी को डिस्कस किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा स्टेट्स अब नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि जब ट्रम्प आएगा तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज कभी प्रायोरिटी ना थी और ना अभी हो। लेकिन आज ही मैं डॉन में पढ़ रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो डेलीगेशन थी, उन्होंने इंश्योर करा है कि regardless of who the president is, they'll be committed towards climate change purpose and they'll contribute their best. So let's just hope for the best. This was all about COP, and once this summit is concluded, उसके बाद हम इसके की टेकअवेज को देखेंगे, उस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, और हम डिसाइड कर पाएंगे तब कि ये एक सक्सेस थी या एक फेलियर था। अभी के लिए दिस वाज आई गेस इनफ। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।